Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12 lecture series. Today we are going to cover chapter 13 AC circuits in one shot. So let us start. We know that electricity comes in two forms. एक होता है DC और दूसरा होता है AC. DC basically stands for direct current and AC basically stands for alternating current. ठीक है, अब डीसी में होता क्या है कि वोल्टेज का जो पोलैरिटी है वो फिक्स रहता है. फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ अ वेवफॉर्म ऑफ डीसी वोल्टेज, ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा जहां पे लेट अस से +5 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, तो ये डीसी करंट हो गया. नाउ ऑन द अदर हैंड, अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो पोलैरिटी है वोल्टेज का एंड करंट का, इट कीप्स ऑन चेंजिंग पीरियोडिकली. Let me draw the waveform over here. So this is the waveform of an AC current या AC voltage. अब यहाँ पे जितना टाइम ये सेक्शन के लिए लगा है उतना ही टाइम ये सेक्शन के लिए भी लगेगा, यानी वेव रिपीट होता है इन सेम टाइम इंटरवल. इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि पोलैरिटी पीरियोडिकली चेंज होते रहता है यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज AC करंट. नाउ देयर आर मेनी डिवाइसेस एट आवर होम्स जो डीसी पे चलते हैं. फॉर एग्जांपल टीवी, कंप्यूटर, रेडियो एक्सेट्रा. And there are many devices at our homes and offices जो AC पे डायरेक्टली चलते हैं, जैसे फैन हो गया, AC है, फ्रिज, हीटर, इंडक्शन हीटर, ठंडा गर्म करने वाली सारी चीजें आ गई इसमें. बट वी नो दैट कि हमारे घर पे जो सप्लाई होता है वो बेसिकली AC वोल्टेज रहता है, एंड दैट AC वोल्टेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू DC ताकि ये सारे टीवी, कंप्यूटर एंड रेडियोस उसे यूज कर सके. एंड उसको कन्वर्ट करने के लिए वी यूज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर. ये आप लोग को चैप्टर 16 सेमीकंडक्टर्स में है ऑलरेडी. नाउ आउट ऑफ ऑल दी डिवाइसेस जो हमने यहाँ पे देखा है, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, हीटर एंड सो ऑन, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस है दे कंसिस्ट ऑफ इज रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स. तो ये कंपोनेंट्स उनके अंदर होते ही है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर इज वी आर गोइंग टू स्टडी what will happen if an AC supply is given to an resistor, inductor and capacitor separately भी और combination में भी. okay? और उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, AC करंट जो उसके थ्रू पास होता है. so that is all about this chapter AC circuits. I hope आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. now AC जनरेटर बेसिकली जो AC वोल्टेज आपको प्रोड्यूस करके देगा, it produces an EMF E is equal to E naught sin of omega t. ठीक है, ये चैप्टर 12 में ऑलरेडी समझाया हुआ है. what you do is you have a magnet और उसके अंदर you put a coil और उसको रोटेट करते हैं. मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो कॉइल से लिंक होएगा and you will get an EMF induced in it. now this EMF induced is dependent upon time over here. तो ये EMF का इक्वेशन है हमारे पास. In this equation ये जो E naught है, this is nothing but the peak value and omega यहाँ पे है angular frequency of rotation of the coil. ठीक है. Now as the time varies, now time variation for current भी same है, तो current के लिए जो equation बन के आता है that is I is equal to I naught sin of omega t plus alpha over here. Once again I naught यहाँ पे क्या है, तो वो peak value है current का, and ये जो alpha हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, this is basically दी फेस डिफरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूरा चैप्टर में इसको कई बार देखना है. फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज या EMF जो हमें यहाँ पे मिला हुआ. नाउ वी कैन सी दिस वेवफॉर्म ओवर हियर. यहाँ पे दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ एन EMF एंड व्हाट यू सी इज कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे. यहाँ पे वी कैन सी कि फॉर हाफ ऑफ द टाइम EMF इज पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग हाफ के लिए EMF इज नेगेटिव. तो ये 0 से लेके पाई तक इन टर्म्स ऑफ एंगल आपको पॉजिटिव EMF मिलेगा एंड पाई टू 2 पाई इट इज नेगेटिव. आगे आप जाएंगे तो 2 पाई से 3 पाई वंस अगेन पॉजिटिव एंड उसके बाद वापस से नेगेटिव, एंड दैट इज हाउ इट गोज ऑन. सो ओवर हियर व्हाट वी कैन सी इज कि एक साइकिल में हाफ ऑफ द टाइम पोलैरिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है आफ्टर एवरी हाफ टाइम. और ये हाफ टाइम क्या है, बेसिकली जो कॉइल रोटेट हो रहा है उसके अंदर, मैग्नेट के अंदर AC जनरेटर में, जब वो हाफ रिवॉल्व हो जाता है, then in that case polarity भी यहाँ पे क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. and therefore this particular EMF is called as alternating EMF. और इसकी वजह से जो करंट भी हमें मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, alternating current. I hope it is clear to everyone.
लेट अस गो अहेड नाउ। नेक्स्ट पार्ट है एवरेज और आरएमएस वैल्यूज फाइंड करने का। तो ये एवरेज और आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम विद रेफरेंस टू पीक वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे रिलेट करेंगे। सो अगर ये ईएमएफ है तो ये 0 से चालू होएगा, मैक्सिमम पे जाएगा, वापस से नीचे की तरफ आएगा नेगेटिव मैक्सिमम एंड वापस से ऊपर 0। तो ये इसका एक साइकिल है एंड दिस विल बी कंटिन्यूअसली रिपीटेड। ओके, तो ये जो ऊपर की तरफ इसका पॉजिटिव मैक्सिमम है और नीचे की तरफ जो इसकी वैल्यू होती है ये नेगेटिव मैक्सिमम होती है, तो इसको हम माइनस ई नॉट लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द पीक वैल्यू? तो पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ईएमएफ इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है कि पीक वैल्यू इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू इन आइदर डायरेक्शन। आप पॉजिटिव साइड पे भी ले सकते हो और नेगेटिव साइड में भी ले सकते हो। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करने का। एवरेज वैल्यू या इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। नाउ एवरेज जनरली हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो हम सारे वैल्यूज को ऐड कर लेते ओवर वन साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट डू वी सी इज कि हाफ ऑफ द टाइम सारे वैल्यूज पॉजिटिव है और सिमेट्रिकली हाफ ऑफ द टाइम सारे वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं पूरे साइकिल के लिए सारे वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो देयरफॉर एवरेज ओवर अ फुल साइकिल इज ऑलवेज 0 फॉर एसी एंड देयरफॉर जब भी हम एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकालेंगे तो व्हाट वी डू इज वी फाइंड इट फॉर द हाफ साइकिल। सो द मीन वैल्यू ऑफ AC is defined as the average over half cycle। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज ले लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक, सॉरी 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई इसका हाफ साइकिल हो जाएगा। सो ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। यहाँ पे लेट अस टेक एवरेज ऑफ साइन थीटा ओवर हियर। तो एवरेज ऑफ साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे सारे वैल्यूज साइन थीटा के फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसके लिए हम एडिशन तो कर नहीं सकते सारे वैल्यूज के, क्योंकि इन्फिनाइट वैल्यूज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में विल इंटीग्रेट द एंटायर रेंज जहां पे हम साइन थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं। Now we know that sin theta का इंटीग्रेशन is nothing but minus cos theta और यहाँ पे हमें लिमिट्स भी पुट करना है पाई एंड 0। डिनोमिनेटर में जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपको आ जाएगा थीटा एंड यहाँ पे भी लिमिट्स पुट कर देते हैं। यहाँ पे माइनस साइन अगर मैं बाहर ले लूँ सो आई एम लेफ्ट विद cos पाई माइनस cos 0 और डिनोमिनेटर में भी आएगा पाई माइनस 0। नाउ cos पाई इज नथिंग बट -1 और cos 0 मिल जाएगा 1। सो ये आ जाएगा -1 विच इज -2 और बाहर भी माइनस साइन है तो वो कैंसिल होके वी गॉट दी साइन थीटा का हाफ साइकिल का एवरेज टू बी इक्वल टू 2 पाई। सो व्हाट वी गॉट ओवर हियर इज कि एवरेज वैल्यू फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से इज कि एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट 0.637। 2 बाय पाई को हम लोग लिख सकते हैं, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.637। So average value is nothing but 0.637 times the peak value. So यहाँ पे we can write I average is equal to 0.637 times I naught and similarly E average is equal to 0.637 into E naught। ठीक है, जहाँ पे I average and E average are the average values of alternating current and voltages over here। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज आरएमएस वैल्यू, जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं। एवरेज वैल्यू में हमने देखा कि हम पूरे साइकिल पे एवरेज नहीं ले सकते, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमने खाली हाफ साइकिल पे एवरेज वैल्यू फाइंड किया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज अ प्रॉपर्टी which does not depend on the direction of the current या voltage। अगर वो चेंज भी हो रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड विल डिफाइन अ न्यू मेजरिंग क्वांटिटी जिसको हम आरएमएस वैल्यू बोल रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक रेजिस्टर का। व्हाट डू वी डू इज कि हम ये रेजिस्टर से है ना सबसे पहला एक एसी करंट पास करते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आप एसी करंट पास करोगे कोई भी रेजिस्टर से तो उसके अक्रॉस क्या होगा, पावर डिसिपेशन होगा एंड दिस पावर डिसिपेशन विल बी गिवन बाय आई स्क्वायर इनटू आर। नाउ लेट अस से वी पास दिस करंट फॉर सम टाइम पीरियड टी, तो इन दैट केस एनर्जी या हीट जो यहाँ पे जनरेट होएगा दैट इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी और यू कैन से हीट विच विल बी
dissipated across the resistor. Now what we do is we use the same resistance and we try to produce the same amount of heat by passing a DC current through the resistor for the same time interval. ओके एंड ये जो डीसी करंट हम या स्टेडी करंट जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम पास करेंगे, वो भी क्या करना चाहिए, हमें सेम आउटपुट देना चाहिए, सेम हीटिंग इफेक्ट देना चाहिए. सो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, एसी करंट पास करके कुछ तो हीट जनरेट किया यहाँ पे एनर्जी. और सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर पासिंग डीसी करंट या स्टेडी करंट विच विल अगेन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट while passing through this resistor for same time. So नेक्स्ट टाइम जो हमें ये डीसी करंट मिला विच इज गिविंग अस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू या फिर द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी करंट. एंड उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, आई आर एम एस. So please understand this. Now what we can do is कि we can also calculate कि IRMS क्या होएगा in terms of these things. Let us quickly derive this. So IRMS में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे है ना, ये आ जाएगा 0 to 2 pi I square d theta divided by the range जहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, that is 2 pi and this comes with a root. आप बुक में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने स्क्वायर करके रखा, इट इज वन एंड द सेम थिंग. ओके, अब ये फॉर्मूला याद कैसे रखे, तो ध्यान दे दो. सबसे पहला व्हाट डू यू सी ऑन दी लेफ्ट, आरएमएस मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर. तो स्क्वायर लिया तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये करंट को स्क्वायर कर दिया. सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, मीन. मीन मतलब क्या है, हम एवरेज लेते हैं. एवरेज कैसे लेना है, हमें पूरे साइकिल पे एवरेज लेना है. तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 2 पाई और फिर उसको डिवाइड कर दिया पूरे रेंज से जो कि है 2 पाई. So this is how we have taken average. पहले वाले पार्ट में भी एवरेज वैल्यू जब हम फाइंड कर रहे थे. एंड लास्टली क्या करना है, यहाँ पे रूट लगा देना. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. ऐसा रट्टा मारने का जरूरत नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जो कि इसका फॉर्मूला है. नाउ आई नॉट इज अ कांस्टेंट, पीक वैल्यू है वो तो फिक्स है एसी करंट के लिए. तो हम ये आई नॉट स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल के. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं या ओमेगा टी भी लिख सकते हैं. सो आई विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ थीटा ताकि इजीली सॉल्व हो जाए. हमने इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया हुआ है. सो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है डायरेक्टली, तो इसको हमें कन्वर्ट करने का जरूरत है. आप इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त ये किया भी रहेगा. इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय ये 2 पाई तो है ही यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. अब ये जो डिवाइड बाय 2 था इसको भी साइड में ले लेंगे तो हमारे पास IRMS के लिए क्या बचा, तो इट इज रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई और फिर इंटीग्रल में हमारे पास था सबसे पहला टर्म 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे थीटा. जैसे हम इंटीग्रेशन 1 का लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो x आ जाता है, वैसे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपको थीटा दे देगा. एंड cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2 थीटा और ये जो कोएफिशिएंट है थीटा के साथ में वो डिनोमिनेटर में आ जाता है. जब यही हम डेरिवेटिव करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आता है. और हमें यहाँ पे लिमिट पुट करना है 0 से लेके 2 पाई. नाउ दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई. यहाँ पे लिमिट पुट कर देते, तो सबसे पहला आ जाएगा अपर लिमिट यानी 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई इज 4 पाई, ये एक टर्म हो गया. माइनस अब लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, थीटा की जगह पे 0 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा विल बी अगेन साइन 0. साइन 0 भी 0 होता है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. साइन 4 पाई जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो, साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0 है, साइन 2 पाई भी 0 है, तो साइन 4 पाई भी क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा. So what we are left with is 2 pi over here. तो ये 2 pi और ये 4 pi को कैंसिल करेगा तो we are left with 2 in the denominator. So what we are left with is IRMS is equal to I naught square का रूट ले लेंगे तो क्या बचेगा, I naught, और डिनोमिनेटर में 2 था तो उसका रूट ले लेंगे तो वो आएगा रूट 2. So ये हो गया हमारा फॉर्मूला IRMS का. सिमिलरली आप ERMS के लिए भी लिख सकते हैं इसको. एंड दूसरा फॉर्म्स भी है, दिस कैन बी रिटन एज 0.707 I naught. ठीक है, so we can write it this way as well. IRMS I naught by root 2 या फिर 0.707 I naught.
Similarly, we can write ERMS is equal to E naught by root 2, and this can also be written as 0.707 times E naught. आई होप आप लोग को RMS कैसे फाइंड करने का और एवरेज कैसे फाइंड करने का आ गया. उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन बैंक में. Now let us talk about phasors. AC circuits का study simplify करने के लिए what we do is we represent this alternating current and EMFs as vectors, rotating vectors, जहाँ पे उनका angle between them is equal to phase difference between current and EMF. और इसी rotating vectors को हम phasors बोलते हैं. सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. एंड वाइल ड्राइंग फेजर्स एक सिंपल सा रूल याद रखो कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये उसका रेफरेंस होता है. सो इफ आई हैव अ करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, तो ये हमारा रेफरेंस है. तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज. सो इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा, एक वेक्टर ऐसा बना दूंगा जिसका जो लेंथ है दैट विल बी आई नॉट और इसका जो एंगल है वो रहेगा 30 डिग्री. आई होप आप लोग को समझ में आया कि वेक्टर्स प्लॉट कैसे करते हैं. सिमिलरली अगर यहाँ पे EMF दिया रहता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री, देन EMF हम नीचे की तरफ इधर किधर प्लॉट करते और इसका जो लेंथ है इट वुड करस्पॉन्ड टू ई नॉट का वैल्यू, मैक्सिमम का वैल्यू, और ये इसका एंगल आ जाता 40 डिग्री. तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे कि अगर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 30 दिया हुआ है तो हम ये रेफरेंस एक्सिस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ये हमारा रेफरेंस होता है, इससे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. और अगर यही नेगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर. आप ये हमेशा याद रखना, अभी हम लीड और लैग के बारे में बहुत सारा बात करने वाले हैं. तो जब भी लीड करेगा कोई, है ना, दोनों में से कोई एक आगे रहेगा या पीछे रहेगा वेव्स में, उसी को लीडिंग और लैगिंग बोलते हैं. तो अगर कोई करंट लीड कर रहा है, इन दिस केस करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाके ड्रॉ करते हैं. और अगर कोई चीज लैग कर रहा है तो हम क्लॉकवाइज जाके ड्रॉ करते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लीड एंड लैग वाला. आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया. With this basic understandings, let us start with our different types of AC circuits जो हम लोग देखने वाले. जैसे हमने बोला था कि स्टार्टिंग में कि हमारे जितने भी गैजेट्स है, डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो सारे क्या यूज करते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तो यूज करते ही है. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज विल बी स्टडिंग कि अगर AC वोल्टेज पास किया थ्रू अ रेजिस्टर तो क्या होगा, थ्रू अ इंडक्टर कैपेसिटर पास किया तो क्या होगा. वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे हम लोग. सो लेट अस स्टार्ट विथ what will happen if we pass a AC voltage through a resistor. If we apply a AC voltage across a resistor, so let us say ये एक resistor है R and इसको हमने connect कर दिया एक AC source से. E is equal to E naught sin of omega t. ये हमारा AC source हो गया. अब इस AC सोर्स की वजह से यहाँ पे कुछ तो करंट फ्लो होगा, उसको हम I से डिनोट करेंगे, स्मॉल I से. अब हमें पता है कि E नॉट इज नथिंग बट पीक वैल्यू ऑफ EMF, ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन. नाउ वी आल्सो नो दैट V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू I इंटू R. तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E बाय R. अब E का इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड ये डिनोमिनेटर में आ जाता है R. अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो भी कांस्टेंट्स है ये कांस्टेंट वैल्यू है, बराबर है. रेजिस्टर का वैल्यू फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMS फिक्स है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज I इज इक्वल टू, ये जो भी था इसको हम लोग ने एक नया कांस्टेंट बना दिया, दैट इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड I नॉट इज नथिंग बट द पीक वैल्यू ऑफ करंट ओवर हियर. व्हाट वी हैव इज I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय R. This is the formula that we get. So यहाँ पे what do we see is कि जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में DC सप्लाई से सारे सम सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे AC में भी वही रूल फॉलो हो रहा है, ओम्स लॉ का, जहाँ पे करंट इज नथिंग बट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. ऑल्सो अगर हम EMF और करंट का इक्वेशन देखें तो what do we find is कि दोनों के बीच में there is no phase difference, यानी दोनों क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना. तो अगर मैं इसको फेजर के हिसाब से बनाने जाऊं तो वो कैसे ड्रॉ होगा वो भी देख लेते हैं और वेव फॉर्म भी बना लेते हैं. तो सबसे पहला वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट अस से दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद टाइम t. तो हमारे पास ये EMF आ गया जिसका मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट एंड इसी पे करंट भी बना देते हैं. तो करंट में एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट I नॉट. ओवर हियर
व्हाट डू यू सी इज कि करंट और ईएमएफ का जीरो, मैक्सिमम और मिनिमम एक टाइम पे ऑकर हो रहा है, एंड दिस इज द कंडीशन जब ईएमएफ और करंट इन फेज रहेंगे तो। ठीक है, सो यहाँ पे ईएमएफ एंड करंट आर इन फेज। ओके, लेट मी ड्रॉ दी फेजर डायग्राम एज वेल। जैसे मैंने बोला था, ये हमारा हो जाता है रेफरेंस एक्सिस। नाउ लेट अस से करंट और ईएमएफ कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ तो एंगल है उसका थीटा, ठीक है, एंड दैट एंगल थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी ओवर हियर, क्योंकि बाकी कुछ तो बचा नहीं है यहाँ पे। सो इफ आई ड्रॉ ईएमएफ ओवर हियर ई नॉट, जिसका ये इनिशियल एंगल हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फाइव कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम टी कुछ तो एंगल रहेगा ओमेगा टी, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज विद पहले वाला फेजर। वहां पे हमने जो भी ड्रॉ किया था, यहाँ पे वी हैड अज्यूम्ड कि टाइम t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियली ये सारे फेजर्स ऐसे दिख रहे थे। यहाँ पे आफ्टर सम टाइम t कुछ तो एंगल ट्रेस किया उन लोग ने, थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा टी ना, ओमेगा इज नथिंग बट थीटा बाई टी, ये वाला फॉर्मूला हमने देखा ही है। सो ईएमएफ यहाँ पे आ गया, एंड इसी लाइन पे व्हाट वी कैन हैव इज वी कैन हैव करंट एज वेल, और ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट। ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो वेक्टर्स है इनको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं हमेशा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो करंट का जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस विल बी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बॉटम में जो कंपोनेंट है, दिस विल बी नथिंग बट आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एंगल के साथ वाला जो साइड रहता है वो कॉस रहता है, दूसरा वाला साइन रहता है। सिमिलरली ये वाला जो लेंथ है, दिस विल बी नथिंग बट ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये ऊपर ये वाला रहेगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई होप इट इज क्लियर फेजर्स। नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर मैं एसी वोल्टेज एक इंडक्टर को दूं तो क्या होगा। तो एक इंडक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी एक एसी सप्लाई दे देते। सो E is equal to E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे भी आ गया। लेट अस से करंट I इसमें से फ्लो हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ वी नो दैट कि E is nothing but minus L di by dt over here. Now let us say this is the induced EMF का फॉर्मूला, E dash equal to minus L di by dt, जो कि ये इंडक्टर में इंड्यूस हो रहा है। And we know that कि the EMF supplied will be equal to EMF induced यहाँ पे, क्योंकि और कोई कंपोनेंट तो है नहीं, तो जितना सप्लाई हो रहा है उतना यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एंड जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इंडक्टर में, वो अपोज करने के लिए रहता है, इसके लिए वी आर राइटिंग इट विद अ माइनस साइन। सो वी गॉट E इज इक्वल टू माइनस ई डैश। तो यहाँ पे वी कैन राइट E इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला E डैश वाला वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो माइनस माइनस चला जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद एल डी आई बाय डी टी। ये हमारे पास फॉर्मूला बच जाता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। सो आई कैन राइट दिस एज डी आई इज इक्वल टू E बाय एल डी टी, और इसी को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ऑन बोथ दी साइड्स, सो दैट हमें यहाँ पे क्या मिल जाए, करंट मिल जाए। क्योंकि हमारे पास ईएमएफ तो है ही है, अब खाली हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है और उसको कंपेयर करना है, राइट। नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट करंट, तो वो टोटल करंट I मिल जाएगा हम लोग को। E की जगह पे वी कैन राइट E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। E नॉट हम बाहर ले सकते, और L भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर ले सकते। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, सो वी आर लेफ्ट विथ माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये कांस्टेंट जो t के साथ में वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विथ दिस पार्ट। अब इसके अंदर व्हाट वी आर हैविंग इज I इज इक्वल टू E नॉट बाय ओमेगा L एंड माइनस कॉस ऑफ omega t. Cos of omega t can be written as sin of 90 minus omega t, और ये माइनस साइन अगर मैं अंदर ले लूं तो इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। माइनस साइन थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया सेकेंड वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले पार्ट में व्हाट आई यूज्ड इज कि cos ऑफ थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूलास जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। नाउ ओवर हियर व्हाट विल डू इज कि ये जो भी बच गया है करंट के साथ में, वी विल इक्वेट इट टू आई नॉट। सो यहाँ पे व्हाट डू वी गेट इज कि आई नॉट इज नथिंग बट E नॉट बाय ओमेगा एल। नाउ लेट अस कंपेयर दिस विद I इज इक्वल टू E बाय R। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है इंडक्टर का,
that is omega L over here. So the opposing nature of this inductor, it is denoted by XL और उसको हम लोग बोलते हैं inductive reactance, ठीक है. And XL का formula is omega L, which can also be written as 2 pi FL. Now over here we can see is अगर frequency 0 रहेगा तो इसका जो opposition है alternating current को वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी 0 मतलब डीसी करंट का बात हो रहा है, तो इंडक्टर बेसिकली डीसी करंट को अलाउ करता है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यानी हम एसी करंट का बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उसका जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, ठीक है. इसको रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल को वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है, तो इसके लिए इसको हम लोग इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं. वन मोर थिंग, इफ यू चेक आउट द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट, तो यू विल फाइंड कि करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री. अगर मैं इसको वेव फॉर्म के थ्रू बताने जाऊं, इफ दिस इज द ईएमएफ दैट वी हैव, हमें पता है कि दिस इज पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई एंड दिस इज 2 पाई. तो यहाँ पे जो करंट है वो लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री या पाई बाय 2, यानी वो क्या कर रहा है, वो लेट स्टार्ट हो रहा है बेसिकली. बाय हाउ मच, पाई बाय 2. दिस इज पाई बाय 2, और ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट का, और ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है करंट का, विच इज आई नॉट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि इसको हमने कैसे ड्रॉ किया, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 है तो हमने लेट स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है, इट इज लैगिंग. और यहीं पे अगर मैं फेजर ड्रॉ करने जाऊं, लेट अस से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस है ना, लेट अस से कुछ तो आफ्टर सम टाइम टी कुछ तो एंगल ओमेगा टी कवर किया हुआ है, and this is E naught at an angle of omega t over here. Then current यहाँ पे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. Now if you remember, मैंने आपको फेजर्स में बताया था, लैगिंग के लिए हम क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है. सो वी विल गो क्लॉकवाइज लाइक दिस. कितना, 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब ये इसको परपेंडिकुलर बना दो तो ये आई नॉट आ जाएगा, एंड दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है. तो ईएमएफ और आई नॉट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. क्योंकि इट इज लैगिंग, हमने ईएमएफ के रेफरेंस से उसको 90 डिग्री नीचे की तरफ बनाया हुआ है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इसमें कुछ क्वेरी है, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. हैव अ लुक एट दिस. मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऑलरेडी कि अगर लैग हो रहा है तो वी विल ड्रॉ दी वेक्टर clockwise, और अगर लीड कर रहा है तो we will draw the vector with the reference vector in the anti-clockwise direction. Please remember this. Now we'll talk about what will happen if we apply AC voltage to a capacitor. वो कैसा behave करता है. So let us say this is the capacitor with value C, और इसको हमने एक AC supply दे दिया which is E equal to E naught sin of ओमेगा टी. नाउ वी नो कि ये कैपेसिटर में अगर चार्ज है Q, देन वी कैन राइट Q इज इक्वल टू CV, एंड करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू dQ बाई dt. सो Q की जगह पे मैं CV पुट कर सकता हूँ. इंस्टेड ऑफ V वी विल बी यूजिंग द टर्म E फॉर ERMS. तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेते वक्त हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं. कैपेसिटेंस का वैल्यू फिक्स है, उसको हम बाहर ले लेते हैं. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज d by dt. नाउ व्हाट इज दिस d by dt? इट इज नथिंग बट E की जगह पे वी कैन राइट E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. E नॉट आप वापस से बाहर ले लो, सो यू गॉट C E नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा cos ओमेगा टी, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय omega. So what we can do is we can write this in the form of E naught divided by, अब ये C और ओमेगा दोनों को डिनोमिनेटर में लेना है, बट ये लोग न्यूमरेटर में, तो ये लोग को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन C ओमेगा या ओमेगा C, and we got cos of omega t. Cos of omega t can also be written as sin of omega t plus pi by 2. Remember this, ये आपने already 11th में किया रहेगा. So what we are going to do is, ये sin के साथ में जो भी टर्म है इसको हम लोग लिख देंगे as I naught, and then we got sin of omega t plus pi by 2, ठीक है. So when you compare this current and voltage का equation, what do you see over here कि current अब यहाँ पे lead कर रहा है by pi by 2, plus pi by 2 लिखा हुआ है ना मैंने, ठीक है. So if we draw the diagram over here, और अगर ये EMF है with maximum value E naught, then जो current है वो लीड कर रहा है, मतलब वो पहले से ही स्टार्ट हो गया, ठीक है. सो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. सो ये प्लस पाई बाय 2 है, ये ऑलरेडी प्रीवियसली स्टार्ट है माइनस पाई बाय 2 से, ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर, लीड कर रहे हैं मतलब अर्ली स्टार्ट लिया है. डायग्राम में आगे बनाओगे दैट डजंट मीन्स लीड कर रहा है. लीड कर रहा है मतलब अर्ली स्टार्ट है, एंड दिस इज नथिंग बट आई नॉट. सो आई होप इट इज क्लियर कैसे यहाँ पे करंट और वोल्टेजेस को ड्रॉ करते हैं.
वेक्टर्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ लेट अस से यहाँ पे हमारा EMF है E नॉट, जैसे हमने बाकी सम्स में भी लिया हुआ है। यहाँ पे एंगल इज ओमेगा टी एंड वी नो दैट कि हमारा जो करंट है इट इज व्हाट लीडिंग बाय 90 डिग्री। अब लीड कर रहा है तो वी विल गो एंटी क्लॉकवाइज, प्लीज रिमेंबर दिस रूल। तो हम क्या करेंगे, ये EMF को 90 डिग्री पे करंट बना देंगे। तो ये आ गया 90 डिग्री पे करंट। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि करंट इज लीडिंग बाय पाई बाय 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आई नॉट की जगह पे वी हैव रिटन ई बाय 1 बाय ओमेगा सी, एंड ये 1 बाय जो ओमेगा सी है दिस इज द रेजिस्टिव कंपोनेंट जो AC करंट को अपोज करता है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं XC से। सो XC का फॉर्मूला है 1 बाय ओमेगा सी, और यू कैन राइट इट एज 1 बाय 2 पाई FC। सो ओवर हियर अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, यानी DC करंट का बात कर रहे हैं हम लोग, सो इन दैट केस XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। सो व्हाट इट विल डू इज इट विल ब्लॉक DC करंट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा कि DC करंट को कंप्लीटली ब्लॉक करेगा। और इंडक्टर में हमने क्या देखा कि जब फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो XL की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी वो DC करंट को इजीली पास होने देता है, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं देता वो, बट AC को अपोज करता है। XC में उल्टा है, XC में क्या है कि वो AC को पास होने देगा और DC को ब्लॉक करेगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जितने भी रिएक्टेंस हमने देखे सब में व्हाट डू वी हैव इज सबका यूनिट्स ओम है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट सर्किट जहां पे तीनों चीज कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में। यू गॉट इंडक्टर एज वेल, कैपेसिटर एज वेल, और रेजिस्टर भी है, और इन तीनों को हमने AC सप्लाई दे दिया हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि a current I will flow through this series circuit। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ तो पोटेंशियल डेवलप होएगा, एंड दैट पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं ER। इंडक्टर के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल डेवलप होएगा, दैट कैन बी डिनोटेड एज EL, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम EC लिख सकते हैं। सो वी गॉट ER इज इक्वल टू I इंटू R, EL is nothing but I into XL, और वैसे ही EC is nothing but I into XC, क्योंकि तीनों के थ्रू जो करंट है वो तो I ही है, सेम करंट है, बट तीनों का जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो R, XL और XC से डिनोट करते हैं हम लोग। नाउ वी नो दैट कि रेजिस्टर के थ्रू करंट और EMF यहाँ पे इन फेज रहेगा। इंडक्टर में व्हाट हैपेंस इज कि करंट लैग्स बाय 90 डिग्री। तो अगर EMF सीधा है तो करंट किधर की तरफ नीचे आ जाएगा, 90 डिग्री नीचे की तरफ। लैग मतलब अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था यू गो क्लॉकवाइज। और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री। अब लीड कर रहा है तो वील गो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसको ऊपर की तरफ हम लोग बना देंगे, ये करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। आई होप अभी आप लोग को क्लियर है कि लैग और लीड कैसे बनाते हैं। नाउ टू फर्दर अंडरस्टैंड दिस हम लोग यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मैंने बोला था हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमारा रेफरेंस एक्सिस रहेगा। सो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम एज अ रेफरेंस लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो करंट है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि करंट तीनों में कॉमन है। तो जो भी हम वेक्टर्स बनाएंगे यहाँ पे विद रेफरेंस टू करंट बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज सर्किट में करंट सबके लिए कॉमन रहता है। तो यहाँ पे लेट अस टेक करंट इक्वल टू I नॉट, जो कि तीनों के लिए कॉमन है। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि करंट इन फेज है। इन फेज है मतलब क्या है कि सब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, उनके बीच में कोई एंगल नहीं रहेगा। यहाँ पे वी कैन ड्रॉ ER over here which is denoting EMF across the resistor। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर में हमने क्या देखा कि करंट यहाँ पे लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, और यू कैन से कि EMF 90 डिग्री से लीड करता है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया, तो हमें EMF बनाना है। तो अगर आप इंडक्टर में देखेंगे तो करंट से EMF क्या है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। सो 90 डिग्री लीड के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और EMF इंडक्टर वाला ऊपर के डायरेक्शन में बना देंगे, और ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। लाइकवाइज कैपेसिटर के लिए व्हाट डू वी सी इज कि करंट लीड कर रहा है और EMF लैग कर रहा है। ठीक है, तो करंट वंस अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है। तो अगर EMF लैग करेगा यहाँ पे तो हम किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे, कितना 90 डिग्री, और उसको नीचे की तरफ बना देंगे। ये तीन वेक्टर्स हमारे बन गए। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस हो सकता है। व्हाट कैन हैपन, EL कैन बी ग्रेटर देन EC, जो कि हमने ये डायग्राम में बनाया हुआ है। यू कैन ऑल्सो हैव EL
less than EC, और यू कैन ऑल्सो हैव EL इज इक्वल टू EC। ये तीनों अलग अलग केसेस है। पहला वाला केस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे EL इज ग्रेटर देन EC। सो व्हाट विल हैपन इज, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो EL और EC वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इनका रिजल्टेंट हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल EL ऊपर की तरफ 5 वोल्ट है और EC नीचे की तरफ 2 वोल्ट है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 3 वोल्ट ऊपर की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आई है। सो दिस इज नथिंग बट EL माइनस EC दैट वी गॉट ओवर हियर। अब हमारे पास दो EMF वेक्टर बचे हैं, एक है EL माइनस EC और एक है ER। तो इनका हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट बना देंगे। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे बनाते, तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो और बीच में एक वेक्टर खींच दो, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर E नॉट विच इज मेकिंग सम एंगल फाई विद द करंट। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट डू वी फाइंड इज कि EMF लीड कर रहा है विथ रेफरेंस टू करंट, क्योंकि करंट तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और EMF इस बाजू बन गया है। सो यहाँ पे व्हाट डू वी फाइंड इज कि EMF लीड कर रहा है और यू कैन से करंट लैग कर रहा है। अब करंट लैग कौन से सर्किट में करता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इंडक्टर में करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब EL ग्रेटर देन EC हो जाएगा, देन ओवरऑल आपका जो सर्किट है वो इंडक्टिव हो जाता है। और यही जब उल्टा होगा, यानी EC ग्रेटर देन EL होगा, इसका मतलब होगा कि आपका जो सर्किट है ओवरऑल उसका इफेक्ट क्या होगा, कैपेसिटिव, और इसके अंदर करंट फिर लीड करेगा। अभी क्या है, करंट लैग कर रहा है ये वाले डायग्राम में। एंड लास्टली EL इक्वल टू EC रेजोनेंस का कंडीशन है, हम उसके ऊपर आएंगे बाद में। सो व्हाट विल डू नाउ इज, हम यहाँ पे जो फाइनल वेक्टर हमें E नॉट मिला वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, ER, तो उसका स्क्वायर, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, EL माइनस EC, उसका स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये आप हाइपोटेनस ट्रायंगल समझ के भी इसको लिख सकते हो। नाउ EMF इज नथिंग बट I into R। ठीक है, so what we can write is ER के जगह पे we can write I naught R, EL के जगह पे we can write I naught XL, and EC के जगह पे we can write I naught XC। अब यहाँ से I naught स्क्वायर हर जगह से कॉमन ले लोगे, रूट से भी बाहर ले लोगे, तो आपके पास I naught बचेगा, और ये हम दूसरे साइड पे बेच देंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज E naught by I naught, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है E by I, दिस इज नथिंग बट Z। ठीक है, Z मतलब यहाँ पे होता है इम्पिडेंस, जैसे V by I इक्वल टू R होता है रेजिस्टर के लिए, वैसे यहाँ पे E नॉट बाय I नॉट, ये जब RLC कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है उसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। सो दिस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस LCR इज नथिंग बट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, और इसका भी यूनिट जो है वो ओम ही रहता है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं। आई होप इतना पार्ट समझ में आ गया। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि ये एंगल फाई जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग यहाँ पे ये ट्राइंगल में वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्राइंगल जो यहाँ पे बन गया है विथ एंगल फाई, इसमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट इज नथिंग बट ER, ऑपोजिट साइड क्या आएगा, EL माइनस EC। तो यहाँ पे tan फाई क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो विच इज EL माइनस EC बाय ER। अब EL की जगह पे वंस अगेन आई कैन राइट I नॉट XL, EC की जगह I नॉट XC डिवाइडेड बाय I नॉट R। तो वंस अगेन I नॉट कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर लेंगे, then we can have tan phi is equal to XL minus XC by R. Always remember this. ठीक है, phi can be calculated as tan inverse XL minus XC by R. Always remember ये वाला फॉर्मूला तब चलेगा जब XL greater than XC है। यहाँ पे ये वाले सर्किट में we got EL greater than EC, which means ये वाले सर्किट में what we have assumed is कि XL is greater than XC। अगर यहीं पे XC greater than XL होगा तो ये न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, you will have XC minus XL। नाउ फाइनली यहाँ पे जो हमें इक्वेशंस मिले हैं वो हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि हमने करंट एज अ रेफरेंस लिया था तो करंट का इक्वेशन पहले लिखेंगे, I is equal to I naught sin of omega t,
और ईएमएफ हमें क्या मिला, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है प्लस फाई हम लिख रहे हैं यहाँ पे। प्लस फाई क्यों लिखा हमने, क्योंकि ईएमएफ यहाँ पे क्या है, लीड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ले जाके हमने बनाया हुआ है, राइट। यहाँ पे ईएमएफ लीड कर रहा है मतलब क्या है, करंट लैग कर रहा है। और करंट कब लैग करता है, वंस अगेन याद करो, इंडक्टर में। सो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सर्किट में जो ओवरऑल रेस्पॉन्स है वो क्या है, इंडक्टिव है। सिर्फ इंडक्टर होता तो ये जो फेज है ये 90 डिग्री होता, बट अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है तो यहाँ पे परफेक्टली 90 डिग्री नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा। I hope it is clear to everyone. Next, let us talk about power in AC circuit. Now, power is nothing but rate at which work is done. और ये डीसी सर्किट के लिए पावर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो वी आई करके फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पावर, बट यहाँ पे पावर फाइंड करने के लिए वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाय ई इंटू आई। E is nothing but EMF का इक्वेशन एंड I is nothing but इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका इक्वेशन क्या होता है, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये क्या होता है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी का वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे, बाकी सारे वैल्यूज पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी और पीक वैल्यू, तो आपको वो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वोल्टेज और करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए इसको इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करते हैं इन एसी सर्किट। ये शायद आपके 2021 के सिलेबस में नहीं है, सो you can skip it if you want. Find out the average power associated with resistance. So जैसा हमने डिस्कस किया था, instantaneous power will be nothing but E into I, or you can write it as E naught sin omega t and I naught sin omega t. रेजिस्टेंस के लिए हमने ऑलरेडी देखा, ईएमएफ और करंट का इक्वेशन यही आता है। नाउ ई नॉट और आई नॉट तो कांस्टेंट है, उनको साइड में ले सकते हैं, एंड वी कैन हैव साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर हियर। ये आ गया पावर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज पावर के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर दी वन टाइम पीरियड। अभी ये एक साइकिल हो गया, तो एक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, विच इन टर्म्स ऑफ एंगल इज नथिंग बट 0 से लेके 2 पाई। तो आप इन टर्म्स ऑफ पाई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सो दिस इज 0 टू टी, पावर का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द टाइम ड्यूरेशन जो भी है विच इज कैपिटल टी। सो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई नॉट आई नॉट हम लोग बाहर ले सकते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। नाउ द थिंग इज कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको वी कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अच्छा, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 एज वेल, तो 2 हम लोग बाहर ले सकते हैं। नाउ ओवर हियर ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाय 2t, और यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, सो 1 का इंटीग्रेशन तो t आ जाएगा, जिसको हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेके कैपिटल T। कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। ये हमने पहले भी किया हुआ है। साइन या फिर कॉस जब आप पूरे साइकिल के लिए इंटीग्रेट करो तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि हाफ द टाइम इट इज पॉजिटिव और हाफ द टाइम इट इज नेगेटिव। इंटीग्रेशन में हम कर क्या रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, बराबर है, तो ये 0 हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2t, और यहाँ पे कैपिटल T पुटअप कर देंगे तो ये t कैंसिल हो जाएगा। सो पावर हमें क्या मिल गया, एवरेज पावर वी गॉट ई नॉट आई नॉट बाई 2, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2। नाउ इफ यू रिमेंबर, ई नॉट बाय रूट 2 इज नथिंग बट ई आर एम एस, आई नॉट बाय रूट 2 इज नथिंग बट आई आर एम एस। सो यहाँ से हमें एवरेज पावर का फॉर्मूला मिल गया विच इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पावर, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। तो यहाँ पे वी नो दैट पावर वंस अगेन इज E इंटू आई। सो E नॉट और I नॉट हम लोग साइड में ले सकते हैं। E का इक्वेशन इफ यू रिमेंबर इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। I का इक्वेशन इज नथिंग बट I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इंडक्टर में करंट लैग करता है, बराबर है, माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। नाउ दिस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ओमेगा टी विथ अ माइनस साइन, ठीक है। सो रिमेंबर, ये हमने कन्वर्जन में भी किया था, हमने माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी को फाइनली क्या बना दिया था, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, जब हम इंडक्टर के लिए डेरिवेशन कर रहे थे। यहाँ पे हमने खाली उसका उल्टा लिखा हुआ।
ओवर हियर व्हाट विल डू इज हम एक और छोटा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू टू साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी, दिस इज ऑफ द फॉर्म टू साइन ए कॉस ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन ऑफ टू ओमेगा टी, साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा पावर का इक्वेशन आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो एवरेज पावर में ये माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू इसको बाहर ले लेते हैं एंड वी हैव टू इंटीग्रेट साइन ऑफ टू ओमेगा टी फ्रॉम जीरो टू टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा। नाउ वंस अगेन वी नो कि साइन ऑफ टू ओमेगा टी जब हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू टी, मतलब पूरा कंप्लीट साइकिल हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तो वो जीरो ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा विथ अ माइनस साइन, इसका इंटीग्रेशन विल बिकम इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे एवरेज पावर आ जाता है जीरो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस पावर कंजम्पशन इज जीरो। आई होप इट इज क्लियर। सेम वे हम लोग कैपेसिटर के लिए भी क्विकली देख लेते हैं। सो कैपेसिटर में भी सेम चीज आ जाएगा। सो वी गॉट पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई, ई की जगह पे लिखेंगे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट की जगह पे लिखेंगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे भी सेम चीज ई नॉट आई नॉट बाई टू और टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी विल गिव यू साइन ऑफ टू ओमेगा टी। और एवरेज पावर फाइंड करने के लिए व्हाट विल डू इज विल इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू टी, ई नॉट आई नॉट बाई टू आप बाहर ले सकते हो एंड यहाँ पे विल इंटीग्रेट साइन ऑफ टू ओमेगा टी डी टी। आप साइन इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर अ साइकिल, ओवर अ टाइम पीरियड टी, जहाँ पे हाफ द टाइम इट इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सॉल्व कर, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करके भी इसको जीरो दिखा सकते हो। सो ये आ जाएगा यहाँ पे जीरो। सो वंस अगेन एवरेज पावर कंजम्पशन या पावर कंजम्पशन अक्रॉस कैपेसिटर इज आल्सो जीरो। ठीक है, तो एक आइडियल कैपेसिटर भी पावर कंज्यूम नहीं करता, जैसे आइडियल इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करता, वैसे आइडियल कैपेसिटर भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट वापस से हमारा पूरा इंडक्टर आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा, रेजिस्टर आ जाएगा एंड यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑलरेडी आ गया था। लेट अस से ईएमएफ है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट यहाँ पे हो सकता है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये प्लस कब होगा माइनस कब होगा, इट डिपेंड्स एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है ना। अगर एक्सएल बड़ा है तो करंट लैग करेगा, यानी इंडक्टिव हो जाएगा सर्किट। ऑलवेज रिमेंबर इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी तो आपका सर्किट जो है वो इंडक्टिव हो जाएगा। इंडक्टिव हो जाएगा तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा, तो आपको -5 मिलेगा वहां पे। और यहीं पे अगर एक्सएल लेस देन एक्सी हो जाएगा, यानी आपका ओवरऑल सर्किट का रिस्पॉन्स कैपेसिटिव हो जाएगा, देन इन दैट केस करंट विल लीड। सो इसके लिए प्लस और माइनस दोनों केसेस के लिए लिख दिया। सो वी गॉट पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये साइन ऑफ करंट के लिए ओमेगा टी प्लस और -5। सो दिस इज लाइक साइन ऑफ ए प्लस बी या ए माइनस बी। सो दिस इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ही रखते हैं, दूसरे वाले को एक्सपांड कर देते हैं। सो दिस विल बिकम साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस तो अब पावर आ जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस और माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5 आ जाएगा। साइन वापस से यहाँ पे आप पावर एडजस्ट करोगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, जैसे हमने पहले वाले सम्स में ऑलरेडी किया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। सो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉमन ले लेते हैं एंड यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू टी। दो टर्म्स है हमारे पास, तो दोनों को हम सेपरेटली लिख देते हैं। सबसे पहले वाले टर्म में वी गॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी। सेकेंड वाले टर्म में 0 टू टी, ये 1/2 है, इसको बाहर ले लो, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी साइन 5 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। नाउ रिमेंबर दिस फाइ यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म जो साइन 5 और कॉस 5 है हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं।
सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट. पहले वाले टर्म में अगर मैं cos phi बाहर ले लूं, सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विथ इज इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा टी. और इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा टी हमने ऑलरेडी देखा t/2 आता है हम लोग को, हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया था. ओके, यहाँ पे यू कैन सी कि व्हेन वी इंटीग्रेट sin स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में वी गेट दिस आंसर एज t/2. तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करने वाले. सो इसका इंटीग्रेशन आ गया t/2 प्लस नेक्स्ट वाले पार्ट में व्हाट वी हैव sin phi बाहर ले लो. बट सेकेंड वाला टर्म क्या है, इंटीग्रल ऑफ sin थीटा. और इंटीग्रल ऑफ sin थीटा हमने ऑलरेडी क्या डिस्कस किया है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाफ द टाइम इट इज पॉजिटिव एंड हाफ द टाइम नेगेटिव. तो सेकेंड वाला पूरा टर्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. फर्स्ट वाले टर्म में वील हैव दिस t, कैपिटल T कैंसलिंग आउट, एंड एवरेज पावर क्या बचा हमारे पास, e नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई. So this will be equal to E naught by root 2 I naught by root 2 cos phi, or you can say कि average power is nothing but ERMS IRMS cos phi. ये हमारा हो गया फाइनल फॉर्मूला. यहाँ पे this power is nothing but the true power जो actually dissipate होता है AC circuit of inductor, capacitor and resistor में. पहले वाले में इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर फ्लो होता है बट कंज्यूम नहीं होता. तो देयर इज दिस फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम द सप्लाई टू द इंडक्टर एंड बैक, एंड सेम विद द कैपेसिटर. लेट अस नाउ कंटिन्यू विद एलसी ऑसिलेशन. और ये एलसी ऑसिलेशन में बेसिकली हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हमने कंप्लीटली चार्ज करके रखा हुआ है, और इसको हम एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करने वाले. नाउ लेट अस से इंस्टेड ऑफ इंडक्टर अगर मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दूं तो क्या होगा. लेट अस से ये पॉजिटिव पोटेंशियल है कैपेसिटर का और ये नेगेटिव पोटेंशियल है कैपेसिटर का. ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा. सो व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ से करंट फ्लो होना चालू होएगा और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, राइट. तो दैट विल हैपन अगर यहाँ पे हम लोग ने कुछ भी नहीं रखा. बट लेट अस से इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग इट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इंडक्टर रख रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन, जब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, दिस करंट फ्लो इन द इंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर, जिसकी वजह से देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. अगर कोई भी कॉइल में हम करंट पास करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है, एंड देयर इज दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर हियर. नाउ ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये कॉइल में, ये क्या करता है, जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करता है. तो ये प्रोड्यूस हुआ था ये करंट की वजह से, तो ये ईएमएफ का पोलैरिटी विल बी सच दैट कि ये इस करंट को अपोज करेगा. एंड सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर. बिकॉज ऑफ दिस करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रहा है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो ईएमएफ क्या करेगा, ये करंट को अपोज करेगा. एंड बिकॉज ऑफ विच जो करंट तुरंत इंक्रीज हो जाना चाहिए था वो बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होता है यहाँ पे. ठीक है, तो अगर मैं इसका वेवफॉर्म बनाऊं तो ये अगर कुछ नहीं होता तो करंट इनिशियली बहुत हाई रहता है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि चार्जेस खत्म होते रहते हैं उसमें. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट को सडनली इंक्रीज होने के लिए नहीं मिल रहा है, तो करंट यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. सो देयर इज दिस चेंज इन करंट di/dt. करंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन करंट देयर इज दिस ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड, और उसका फॉर्मूला है E = L di/dt. तो ये करंट इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है. अच्छा, वन मोर थिंग, इनिशियली ये कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है इट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर, एंड उसका फॉर्मूला है हाफ Q²/C. सो लेट अस से मैक्सिमम चार्ज इज Q0, तो Q0²/C ये एनर्जी इनिशियली कैपेसिटर में स्टोर्ड है. नाउ धीरे धीरे जैसे जैसे करंट फ्लो के पास होएगा इंडक्टर से, कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज होने वाली है, एंड वो एनर्जी धीरे धीरे पास ऑन होती है इंडक्टर को. एंड इंडक्टर में एज वी नो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी इन इंडक्टर इज स्टोर्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला है हाफ Li². नाउ देयर विल बी अ टाइम जब यहाँ से सारा करंट धीरे धीरे इंक्रीज होके यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और ये कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा. एंड दैट मैक्सिमम करंट लेट अस डिनोट इट बाय I0. सो इन दैट केस सारा का सारा जो एनर्जी पहले कैपेसिटर में था वो अभी क्या हो गया, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया मैग्नेटिक फील्ड में. बट
क्योंकि अब और करंट नहीं आने वाला है, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, उसके पास अब चार्ज नहीं बचा है भेजने के लिए, होगा क्या कि करंट ड्रॉप हो जाना चाहिए इंस्टेंटेनियसली। बट वंस अगेन इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर के थ्रू क्या होगा, चेंज इन करंट आएगा। दिस चेंज इन करंट के वजह से देयर विल बी एन ईएमएफ प्रोड्यूस्ड वंस अगेन। अब पहले क्या हो रहा था कि करंट इंक्रीज होने का कोशिश कर रहा था, बट अब क्या है कि करंट डिक्रीज होने का कोशिश करेगा, बट वो इंस्टेंटली जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो ईएमएफ है वो उसे भी अपोज करेगा। सो नाउ इन दी सेकेंड केस, जब करंट है ही नहीं भेजने के लिए, चार्जेस है नहीं भेजने के लिए, सो देयर विल बी एन ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस दिस, जहां पे पोलैरिटी कुछ इस तरह रहेगी विच विल सपोर्ट द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। सो नाउ इंडक्टर डज नॉट वांट कि उसके थ्रू जो करंट था वो इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वो क्या होगा, ग्रेजुअली जीरो होगा। जैसे इनिशियली इंस्टेंटेनियसली मैक्सिमम नहीं हुआ, अब क्या होगा कि करंट धीरे 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 रिड्यूस होके मिनिमम होएगा। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि करंट दूसरे बाजू प्लेट पे जाके चार्जेस जमा हो रहे हैं, एंड दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड ओवर हियर। इन दिस सेकेंड हाफ ऑफ द पॉजिटिव वेवफॉर्म हुआ क्या कि ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया, एंड वंस अगेन सारा जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास था वो धीरे धीरे वापस से किसके पास आ गया, कैपेसिटर के पास आ गया। बट दिस टाइम क्योंकि करंट इस बाजू से फ्लो हो रहा है, तो ये वाला साइड जो है राइट हैंड साइड कैपेसिटर का, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स पोलैरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, एंड इवेंचुअली करंट क्या होने वाला है, जीरो हो जाने वाला है as soon as the energy in the magnetic field becomes zero. Now once again what will happen is, अब करंट क्या होगा, जब इंडक्टर के पास एनर्जी खत्म हो गया तो इट कैन नॉट मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। सो नाउ कैपेसिटर विच इज फुल्ली चार्ज नाउ, अब ये क्या करेगा कि करंट अब इस डायरेक्शन में भेजेगा, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल से लेके नेगेटिव पोटेंशियल। कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप एक कैपेसिटर ऐसा कनेक्ट कर रहे हो और ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये वाला नेगेटिवली चार्ज होता है। रिमेंबर दिस। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो गया था। नाउ इन द सेकेंड हाफ व्हाट इज हैपनिंग, करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नाउ वंस अगेन ये करंट हैज टू फ्लो थ्रू इंडक्टर, तो क्योंकि कैपेसिटर के पास तो चार्ज है देने के लिए, बट इंडक्टर सडन इंक्रीज नहीं देता है, एंड वंस अगेन व्हाट विल हैपन इज, इस इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, ये सेकेंड वाला केस फॉर्म होगा जहां पे इट विल बी अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट जो इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड, तो वो उसको अपोज करेगा, एंड देयरफॉर द करंट विल इंक्रीज ग्रेजुअली बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसके लिए इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। वंस अगेन इंक्रीज होते होते मैक्सिमम करंट तक हो जाएगा इंक्रीज, वापस से सारी एनर्जी कैपेसिटर से चली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में in the inductor, and once all the charges on the capacitor it is gone, it cannot send more charges, yani there is no more current. So now once again यहाँ से करंट जो जा रहा था वो तो जीरो हो गया, बट ये इंडक्टर को क्या है, करंट अब्रप्टली जीरो नहीं होने देगा। सो इन दी second case, last part, what it will make is it will produce a potential like this, जहां पे इसका पोलैरिटी इस तरह से हो जाएगा वेयर इट विल सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन जिससे वो फ्लो हो रहा था, एंड दिस टाइम वंस अगेन करंट फ्लो होगा इनिशियली मैक्सिमम, एंड धीरे धीरे इट विल डिक्रीज जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, एंड फाइनली वंस अगेन आपका कैपेसिटर जो है यहाँ पे वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। इस बार लेफ्ट हैंड साइड वाला पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड वाला पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव, एंड इस तरह से वी गेट एलसी ऑसिलेशन ओवर हियर। प्लीज रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। मैग्नेटिक फील्ड में अक्रॉस इंडक्टर एनर्जी रहता है दैट इज गिवन बाय Li स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में वी गॉट द एनर्जी एज Q स्क्वायर बाय 2C। ये फॉर्मूला ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किया हुआ है। आई होप अभी आप लोग को एलसी ऑसिलेशन समझ में आ गया। यहाँ पे वी हैड अज्यूम्ड कि both the inductor and capacitors are pure in the sense there is no resistance in them, and because of which ये energy flow होते रहता है and you get sustained oscillation over here। ये waveform continuously इसी amplitude का रहता है, but practically what happens is कि inductors और capacitance में थोड़ा resistance रहता ही है, and because of which
ये जो वेव फॉर्म है ये थोड़े टाइम के बाद में धीरे धीरे डिके कर रहा हूँ, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दे गो ऑन डिकेइंग और ये आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब जहां पे एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग और फाइनली इट बिकम्स जीरो। सो प्रैक्टिकली दिस इज द केस। अगर इंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होता है, तो वो एनर्जी फिर सिस्टम में नहीं रह जाता, इट इज गिवन आउट। इवन इफ रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, सेकंड केस इज व्हाट कि वायर में से कभी भी अगर करंट फ्लो होता है, एक्सेलरेटेड करंट फ्लो होता है, व्हाट हैपेंस इट्स कि इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी तो एनर्जी होंगी, राइट? सो इन दैट केस वंस अगेन एनर्जी इज गिवन आउट। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। और इसका जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इट इज कैलकुलेटेड ऑन दी बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ एल एंड सी जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एफ का फॉर्मूला आ जाता है 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। लेट अस गो अहेड विद इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो हो गया या फिर टीवी हो गया। what these things do, they receive signals, एंटीनास जो है रिसीव करते हैं मल्टीपल सिग्नल्स, ठीक है? बट आपने जिस चैनल पे ट्यून किया हुआ है, एक पर्टिकुलर रेडियो चैनल पे ट्यून किया हुआ है, आपको वही रिसीव होता है, वही आपको सुनाई देता है आउटपुट में, राइट? सेम गोज विद टीवी एज वेल, अलग अलग चैनल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, राइट? सो व्हाट वी डू इज कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वी ट्यून इट टू रिसीव अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। और वो वही फ्रीक्वेंसी क्यों रिसीव करता है? क्योंकि the circuit is set to pass only those particular frequencies. For example, आपको 98.3 FM सुनना है, तो वही वाला फ्रीक्वेंसी जो है वो सिस्टम से पास होएगा, और बाकी सारे जो फ्रीक्वेंसी है वो सिस्टम में क्या हो जाएंगे, अटेन्यूएट हो जाएंगे, या उनको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? और यू कैन से जो फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कम कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करंट कैन पास, एंड बाकी सारे फ्रीक्वेंसी के करंट क्या हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं या पास नहीं हो पाते, सो वी डोंट रिसीव इट। दिस इज व्हाट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। लेट अस गो अहेड, देयर आर टू सर्किट्स, एक है सीरीज रेजोनेंस सर्किट और दूसरा पैरेलल वाला, दोनों देख लेते हैं। सबसे पहला वी गॉट दिस आरएलसी सर्किट, जहां पे यू गॉट इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज यहाँ पे। अब ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है ये हम लोग रिसीवर्स में यूज करते हैं, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हमें पता है कि करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होएगा, जब Z का वैल्यू मिनिमम होगा। तो उसके लिए Z का फॉर्मूला देख लेते हैं। Z इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने देखा हुआ। नाउ वी नो दैट R का वैल्यू तो फिक्स है, कोई भी फ्रीक्वेंसी आने दो, बट एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या है, वो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उसका रिएक्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स वो भी इंक्रीज होगा। एंड एक्सी का फॉर्मूला है 1/2 पाई एफ सी, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो एक्सेल का ग्राफ इस तरह से आता है, यानी स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे यहाँ पे वो रिएक्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक्सी के लिए जब आप ड्रॉ करते हो ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह आता है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रिएक्टेंस का वैल्यू कम होता है। नाउ देयर इज अ पॉइंट जहां पे दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, और इसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो रही है। नाउ इफ एक्सएल एंड एक्सी का वैल्यू सेम है तो एक्सएल माइनस एक्सी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, z इज इक्वल टू r, यानी z की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम। अब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, अब ये तभी पॉसिबल होगा किस पे, इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पॉसिबल होगा। सो दिस बिकम्स द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ओवर हियर। और यहाँ पे व्हाट वी हैव सीन इज कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो इससे हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं फॉर्मूला। एक्सएल का फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी। ओमेगा एक साइड में ले लो तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज 1/एल सी। सो
ओमेगा इज नथिंग बट 1 by root of LC. ओमेगा की जगह पे वी कैन राइट 2 pi f और यहाँ पे FR stands for this oscillating frequency. So we got FR is equal to 1 upon 2 pi root of LC. So ये हो गया हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और रेजोनेंस का कंडीशन यहाँ पे Z इक्वल टू R या फिर ये XL इक्वल टू XC. सो यहाँ पे अगर हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करें करंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, सो फॉर दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR ये करंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है एंड देन वंस अगेन करंट का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है टू अ लोअर वैल्यू. खाली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है यानी वो पर्टिकुलर सिग्नल पास हो पा रहा है सिस्टम से और हमें रिसीव होके प्रोसेस होके स्पीकर पे सुनाई देगा. और यहीं पे अगर मैं इम्पीडेंस का वेवफॉर्म बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, देन इन दैट केस इट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट. लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट. वही सब बातें. रेजोनेंस occurs only when you got XL equal to XC. Also because of this we got this resonant frequency का formula 1 upon 2 pi root of LC. यहाँ पे Z is minimum and अगर आप देखोगे तो Z is purely resistive और यू कैन से सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर अपना एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि XL इक्वल टू XC हो गया. लास्टली वी नो दैट की रेजोनेंस पे करंट इज व्हाट मैक्सिमम एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर सर्किट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट. रीजन बीइंग क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया रेडियो हो चाहे टेलीविजन, उनके जो एंटीनाज है वो रिसीव सारे फ्रीक्वेंसीज कर रहे हैं लेकिन जो सर्किट बैक एंड में हम यूज कर रहे हैं सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए वो ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ. जो भी चैनल आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रहता है और खाली वही फ्रीक्वेंसी को पास होने देते हैं, बाकी सबको नहीं पास होने देते. तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. पैरेलल रेजोनेंस देख लेते हैं फटाफट. So in parallel resonance, we got an inductor along with capacitor connected over here. Now let us say EMF यहाँ पे given है E equal to E naught sin of omega t. तो जो current through inductor है, we know that कि वो वाला current क्या है, 90 डिग्री से lag करेगा. So this will be written as sin of omega t minus pi by 2. And in capacitor what will happen is कि यहाँ पे जो current है that will lead by 90 डिग्री. तो वी कैन राइट इट एज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. दोनों के लिए पोटेंशियल पैरेलल में है तो सेम रहेगा. अब यहाँ पे आई नॉट क्या है, तो आई नॉट इज नथिंग बट ई नॉट बाय एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 एंड ये वाला इज ई नॉट बाय एक्सी. जैसे हम ई बाय आर लिखते या वी बाय आर लिखते वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा करंट का फॉर्मूला. नाउ द टोटल करंट ओवर हियर विल बी I1 प्लस I2. अब यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम E नॉट कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे अब वी विल बी हैविंग E नॉट बाय XL इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कैन बी रिटन एज माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी. ये हमने ऑलरेडी पहले के डेरिवेशंस में देख लिया. प्लस वी गॉट E नॉट बाय XC एंड ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. तो ये दो फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी देखे थे. सो यहाँ पे वी कैन हैव E0 कॉमन एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉमन. सो सबसे पहला बचा 1 बाय XC ये वाला माइनस 1 बाय XL. ये हो गया हमारे करंट का फॉर्मूला यहाँ पे. नाउ E नॉट तो ठीक है मैक्सिमम वैल्यू, कॉस ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू तो वेरी होते रहेगा. करंट मिनिमम कब होगा, जब ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए. सो ओवर हियर आल्सो वी गॉट अ कंडीशन कि I will be minimum when we got 1 by XC minus 1 by XL equal to 0. या फिर इसको आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो you got XL is equal to XC. और इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से वही ओमेगा का फॉर्मूला आएगा 1 by root of LC. या you can write the formula in terms of frequency as well which is 1 upon 2 pi root of LC. लास्ट स्लाइड में सॉल्व किया था, इसके लिए मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे. Now the thing is कि यहाँ पे जो करंट है वो डिक्रीज होगा ये फ्रीक्वेंसी पे और बाकी फ्रीक्वेंसीज पे इसकी वैल्यू हाई रहेगी. ओके, सो अगर मैं आई नॉट को प्लॉट करूं और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू ऑफ करंट विल ड्रॉप टिल दिस फ्रीक्वेंसी और वापस से दूसरे साइड पे इसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. दैट इज हाउ इट विल वर्क.
फाइनली इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फ्यू थिंग्स आर कॉमन कि रेजोनेंस ऑकर्स ओनली व्हेन यू गॉट XL इज इक्वल टू XC. सेकेंड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला सेम है 1/2 पाई रूट ऑफ LC. अब यहाँ से चेंजेस आता है. यहाँ पे जो इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम है, करंट मिनिमम है, मतलब उसको जो अपोज करता है वो मैक्सिमम है. अपोज करने वाला AC सर्किट्स में को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं. इम्पिडेंस मैक्सिमम है यहाँ पे, करंट इज मिनिमम. एंड लास्टली, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने दे रहा है, उसकी करंट की वैल्यू मिनिमम कर दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट. अब जनरली ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज होता है फिल्टर्स में. फिल्टर्स में at times we don't want a particular frequency to pass through, so in that case what we do is we use this parallel resonance circuit. I hope आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आ गया. Now let us talk about sharpness of resonance या फिर Q factor. तो यहाँ पे we have already seen कि जब series resonance occur होगा, in that case what will happen, we will have current का value to be maximum at the resonant frequency. इसको आप in terms of f भी लिख सकते हैं या in terms of ओमेगा भी लिख सकते हो. टेक्स्ट बुक में ओमेगा, इसके लिए मैंने ओमेगा के टर्म्स में लिखा हुआ, और else you can write it in terms of x as well. सीरीज रेजोनेंस में we have seen कि z का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ r के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो करंट मैक्सिमम कितना होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन r का वैल्यू. अगर r का वैल्यू कम है तो करंट आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, एंड अगर r का वैल्यू ज्यादा है तो इन दैट केस करंट क्या होने वाला है, थोड़ा सा डिक्रीज होके शायद आपको इस तरह से कर्व मिलेगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो कर्व इधर मिलेगा, एंड सो ऑन. बट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं बाकी सब साइड में कर दे रहा हूँ. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर वैल्यू ओवर हियर. अभी ये जो हाईएस्ट वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं I0, and this I0 is nothing but E0 by R. Now we will select one more value of current over here, and this is I0 by root 2. तो I0 by root 2 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक horizontal line पास करेंगे. तो ये क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स पे यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है. और ये दो पॉइंट्स हम यहाँ पे नीचे मार्क कर देंगे अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस पे. ये पहला वाला इज ω1 एंड दूसरा वाला इज ω2, ठीक है. लेट अस से ये जो डिफरेंस है सेंटर वाली लाइन से और इसका, दैट इज गिवन बाय डेल्टा ओमेगा दोनों बाजू में. सो ओवर हियर अगर मैं ω1 का बात करूं तो इट इज नथिंग बट ωr रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी माइनस डेल्टा ओमेगा. एंड अगर मैं ω2 का बात करूं तो इट इज ωr प्लस डेल्टा ओमेगा. ये इनके फॉर्मूलाज हो गए. अब हम लोग ने ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज क्यों प्लॉट किया और हमने I0 बाय रूट 2 ही क्यों लिया, ये समझना इंपॉर्टेंट. I0 बाय रूट 2 ये वो लेवल मार्क करता है कि इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में, जिसको हम लोग बैंडविड्थ भी बोल रहे हैं, इसको हम लोग बैंडविड्थ बोलेंगे, विच इज नथिंग बट ω2 माइनस ω1. और ये आप सॉल्व करोगे तो 2 डेल्टा ओमेगा आएगा, है ना. डेल्टा ओमेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे 2 डेल्टा ओमेगा, ये इसका क्या है, बैंडविड्थ है. रिमेंबर दिस. नाउ एट दीज 2 पॉइंट्स, एट दीज 2 फ्रीक्वेंसीज, जो पावर है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, और इसको हाफ पावर पॉइंट्स बोलते हैं. क्यों पावर हाफ हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या है वो समझ लो आप. पावर का फॉर्मूला होता है I²R. नाउ एट दीज पॉइंट्स व्हाट इज हैपनिंग, करंट कितना है, I0 बाय रूट 2. I की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, I0 बाय रूट 2. अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, I0²R, और डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 2 का स्क्वायर, विच विल बिकम 2. नाउ कंपेयर दिस पावर विद द पावर एट पीक. व्हाट डू यू फाइंड कि पावर कितना हो गया, हाफ हो गया. सो एक्चुअली ये अलाउेबल रेंज है कि ये रेंज के जो भी फ्रीक्वेंसीज है इनके पास जो है एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ पावर है. यानी वो लोग जो सिग्नल कैरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉइस कैरी कर रहे हैं, म्यूजिक कैरी कर रहे हैं, वीडियो कैरी कर रहे हैं, जो भी कैरी कर रहे हैं, तो उनके पास अच्छा पावर या सिग्नल स्ट्रेंथ है और वो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है. और वो कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए ठीक है. एंड दैट इज वाई दिस हाफ पावर पॉइंट्स आर डिफाइंड. कैसे फाइंड करने का, मैक्सिमम करंट से मैक्सिमम करंट बाय रूट 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के कट करने का. तो नीचे फ्रीक्वेंसीज पे जहां पे भी कट करेंगे दो फ्रीक्वेंसीज आपको मिल जाती है, एंड दिस इज ω1 एंड ω2. नाउ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करने के लिए वी हैव दिस टर्म विच इज कॉल्ड एज ωr by 2 डेल्टा ओमेगा.
which is nothing but omega r by bandwidth. 2 omega r मैंने आपको ऑलरेडी बताया, it is nothing but bandwidth. और ये जो मेजर करने वाला फैक्टर है इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू फैक्टर हमारा, ठीक है. सो क्यू फैक्टर is nothing but omega r upon omega 1 minus omega 2. Yeah, you can write it as omega r upon 2 delta omega. Yeah, you can write it as resonant frequency divided by the bandwidth. So what is Q factor over here? So Q factor is nothing but the ratio of resonant frequency. Numerator में तो resonant frequency है, and denominator में क्या है? तो denominator में it is the difference in two frequencies taken on both the sides of the resonant frequency, omega 1 omega 2 जो हमने यहाँ पे mark किया हुआ है, such that कि at each frequency जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 1/√2 टाइम्स दी मैक्सिमम. ठीक है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे जो करंट का वैल्यू कितना है, I0/√2. सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया. लास्टली वन मोर थिंग, मैंने आप लोग को दिखाया था फॉर्मूला कि एक्सएल इज व्हाट 2πfl, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है. तो अगर मैं एक्स और एफ प्लॉट करूं तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एक्सएल का वैल्यू भी क्या होएगा, बढ़ेगा. एंड एक्सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है. ठीक है, तो इसका कर्व कुछ इस तरह से आता है. नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस जहां पे सर्किट क्या हो जाता है, रेजिस्टिव हो जाता है, ये वाले पार्ट में. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे जो सर्किट रहता है वो कैपेसिटिव रहता है ये फ्रीक्वेंसी रेंज में, और ये फ्रीक्वेंसी रेंज में जो सर्किट रहता है वो क्या रहता है, इंडक्टिव रहता है. कैसे पता चला, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक्सएल का वैल्यू ज्यादा है. राइट हैंड साइड में यू विल फाइंड कि एक्सएल का वैल्यू एक्सी से ज्यादा है. एक्सएल और एक्सी में एक्सएल अगर ज्यादा हो गया तो ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है सर्किट में. और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो व्हाट डू यू हैव, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल. So over here the circuit का effect is capacitive. I hope आप लोग को ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया. If you have any query, let me know in the comment box. And lastly, we got choke coil. Problem क्या है कि अगर मैं resistor use करूँ करंट को ब्लॉक करने के लिए तो होगा क्या कि यहाँ पे पावर डिसिपेशन होगा और वो एनर्जी लूज हो जाएगा. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक इंडक्टर यूज कर सकते हैं. सो इंडक्टर क्या करता है, करंट का फ्लो को अपोज करता है. हमने ऑलरेडी देखा अगर करंट चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन करंट, है ना. अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो उसे भी अपोज करेगा, डिक्रीज हो रहा है तो उसे भी अपोज करेगा. तो बेसिकली एसी करंट को अपोज करने के लिए हम लोग इंडक्टर यूज करते हैं. जब हम इंडक्टर पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था. So what is an choke coil basically? तो choke coil एक इंडक्टर ही है which is used to reduce AC passing through the circuit without loss of energy. जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इंडक्टर में क्या है, पावर लॉस नहीं होता, पावर कंज्यूम नहीं करता. ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता, बट थोड़ा बहुत लॉस होता है. क्यों? बिकॉज चोक कॉइल इज नॉट जस्ट अ कॉइल, इट इज अ कॉइल विच इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स जो क्लोजली बाउंडेड है इन लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर अ सॉफ्ट आयन लैमिनेटेड कोर. ट्रांसफॉर्मर में देखा रहेगा लास्ट चैप्टर में, वी गॉट दिस सॉफ्ट आयन कोर, लैमिनेटेड कोर. लैमिनेटेड मतलब पतला पतला शीट्स बताते ताकि उसके अंदर एडी करंट्स आए ना. सो यू गॉट दिस सॉफ्ट आयन कोर और इसके ऊपर यू गॉट दिस कॉइल्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर. सो एक्सएल का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, ओमेगा एल. तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पे फ्लो ऑफ एसी को, और यहाँ पे एडी करंट्स को हमने रिड्यूस कर दिया था बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर. लेमिनेटेड कोर मतलब ये सॉफ्ट आयन एक थिक ब्लॉक नहीं रहता, उसको पतला पतला शीट्स में हम लोग बनाते. एडी करंट्स वाला पार्ट ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में है. सो द एवरेज पावर जो यहाँ पे डिसिपेट होता है हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया था. It is ERMS IRMS cos phi, where पावर फैक्टर जो यहाँ पे हमने cos phi निकाला हुआ है, cos phi का भी फॉर्मूला हमने देखा था, R/Z है. So which is nothing but R/root of R square plus XL minus XC the whole square है, बट यहाँ पे तो कैपेसिटर है नहीं तो खाली XL का स्क्वायर आ जाएगा. Now in this case always remember कि XL का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टेंस जो है इसका बहुत मिनिमम है. तो ओवरऑल जो cos phi का वैल्यू है वो भी क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ विच जो पावर डिसिपेशन है वो भी क्या है, मिनिमम हो जाता है. सो द ओनली लॉस ऑफ एनर्जी इज यहाँ पे ड्यू टू हिस्टेरेसिस लूप.
in the iron core which can be reduced by using a soft iron core. तो इसमें खाली only loss of energy is due to hysteresis loss in the iron core. उसको भी हम कम कर सकते हैं if we can use soft iron core. So with this we have finished our chapter. Let us quickly recall all the formulas. सबसे पहला we got I average. This is nothing but 0.637 times I maximum, या जिसको हम लोग I naught लिखते हैं. सेम चीज हम लोग E average के लिए भी लिख सकते हैं. So E average will be 0.637 E naught. Likewise RMS वैल्यू का फॉर्मूला is I naught by root 2, या फिर इसको हम लोग 0.707 times I naught लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी नीड टू रिमेंबर कि रेजिस्टर में EMF एंड करंट आर इन फेज. सिर्फ अगर इंडक्टर है तो करंट लैग्स EMF बाय पाई बाय 2. सिर्फ कैपेसिटर है तो करंट लीड्स EMF बाय पाई बाय 2. देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज XL is equal to omega L या फिर 2 pi FL. And then we got XC is equal to 1 by omega C या फिर 1 upon 2 pi FC. फिर हमने देखा Z का फॉर्मूला क्या होता है. Z is nothing but under root R square plus XL minus XC the whole square. And phi का वैल्यू is nothing but tan inverse XL minus XC by R. This is applicable जब XL greater than XC है. Then we found out power का formula. So average power consumption is how much? ERMS IRMS into cos phi, where phi is the phase difference between voltage and current. तो यहाँ पे resistor के लिए what do we find कि phase difference कितना है? 0 है. यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है ना, रेजिस्टर में EMF एंड करंट आर इन फेज, यानी फेज डिफरेंस 0 हो गया तो phi 0 तो cos 0 विल बी 1. सो एवरेज पावर हो जाता है ERMS एंड इनटू IRMS. एंड सेम फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर. फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2 एंड cos पाई कितना हो जाएगा? 0. सो ओवर ईयर एवरेज पावर डिसिपेशन भी कितना हो जाता है? 0. सो प्लीज रिमेंबर दिस कि प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर डिसिपेट नहीं होता. देन ये जो पावर फैक्टर है इट इज नथिंग बट cos phi, और उसका फॉर्मूला क्या है? R अपॉन Z. Z का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा है तो मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ. देन वी गॉट सीरीज रेजोनेंस. सीरीज रेजोनेंस में वी गॉट XL इज इक्वल टू XC, Z इज इक्वल टू R, एंड हमें जो फॉर्मूला मिला फ्रीक्वेंसी का दैट इज 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट. Then we got parallel resonance. उसमें भी what we have XL is equal to XC. यहाँ पे current is minimum, and यहाँ पे भी we got this resonant frequency is equal to 1 upon 2 pi root of LC. Then we went to sharpness. Sharpness मतलब यहाँ पे quality factor से हम लोग find करते हैं, and it is the ratio of resonant frequency divided by the bandwidth which is given by omega 2 minus omega 1, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 डेल्टा ओमेगा. जितना ये 2 डेल्टा ओमेगा का वैल्यू कम रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा? सर्किट का शार्पनेस रहेगा. एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट चोक कॉइल, जहाँ पे वी गॉट पावर का फॉर्मूला है ERMS IRMS cos phi, और cos phi का वैल्यू यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 है. सो इसकी वजह से पावर डिसिपेशन भी क्या है? मिनिमम है, और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? सो दैट वी कैन अपोज AC करंट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. कुछ क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes, and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.